मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में मैं आपके सम्मुख से एक नई श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स। देश में महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, हम उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे जो वर्तमान में चल रही हैं, ठीक है ना। अब यदि मैं बात करूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, यदि मैं बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर आप देखने को आपको यहाँ पर जो मिलेगा, जो इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को ये गोरखपुर से इस योजना का शुरुआत हुआ था। और जो इससे पूर्व जो ये लागू थी, ठीक है, ये योजना थी 1 दिसंबर 2018 से ये लागू की गई थी, ठीक है। ये गोरखपुर में 24 फरवरी 2019 से ये प्रारंभ हुई। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो चीज़ ये है दोस्तों, 31 मई 2019 को 2 हेक्टेयर की जो बाध्यता इस योजना के अंतर्गत जो रखी गई थी, उसको पूर्ण रूप से इससे पूर्व जो थी उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किस चीज़ की बाध्यता समाप्त कर दी थी दोस्तों। इसमें 31 मई 2019 को 2 हेक्टेयर जो भूमि की जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दी गई। अब इसके लिए कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र हैं जो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत, देखिए दोस्तों, इसके लिए वो व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी परिवार की जो वार्षिक आय की यदि हम बात करूँ वो 6,000 रुपये से उनकी जो वार्षिक आय है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ के अंतर्गत ये रखी गई है। अगर हम बात करें इसी के लिए, इसमें 2,000 की जो 3 किस्तें इसमें ये मिलेंगी। देखिए 2-2 हज़ार करके 3 किस्तें सरकार इसमें देगी। और जो किसान भाई बहन हैं वो इस किसान सम्मान निधि का लाभ उठा सकते हैं। अगर देश की यदि हम बारे में पूरी बात करें तो इस देश में 65,000 करोड़ रुपये इस प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। और जो इसका जो लक्ष्य रखा गया है 21 और 22 के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, इस प्रकार से पूछा जाता है कि जो किसान सम्मान निधि है उसके अंतर्गत कौन कौन से परिवारों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है जिनकी वार्षिक आय 6,000 रुपये है। और जो ठीक है, और उन व्यक्तियों को, ठीक है, ये प्रतिवर्ष जो सरकार देगी 6,000 रुपये इसके अंतर्गत देगी और 2-2 हज़ार रुपये की ये किस्त बांधी जाएगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री किसान निधि है इसके अंतर्गत 65,000 करोड़ रुपये की इसमें रुपया धनावंटन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। ये जो योजना चलेगी 21-22 तक ये योजना चलेगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना क्या है, जीवन योजना क्या है। अब इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, हम इसकी शुरुआत की बात करते हैं। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से इसके डिटेल में पूछा नहीं जाता है। जो प्रधानमंत्री जीवन है, इसकी योजना कि शुभारंभ कब हुआ था, इस योजना का शुभारंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो 28 फरवरी 2019 को जीवन योजना का प्रारंभ हुआ। इसका मेन उद्देश्य क्या था, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष का निवारण इसके अंतर्गत किया जाना है। देखिए जैसे हमें अधिक से अधिक रूप में जैव ईंधन का प्रयोग करना है, वातावरण को अनुकूल मतलब वातावरण को स्वच्छ बनाना, और फसलों के जो अवशेष का निवारण, जो हम फसल काट देते हैं, जैसे हम पराली आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अन्य जो स्टेट हैं उसमें क्या किया जाता है, जब फसल पक जाती है, उसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद जो उसकी पराली बच जाती है तो उसमें किसान लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगाते हैं, जिसकी वजह से वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, या कहें ग्लोबल वार्मिंग का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो प्रधानमंत्री जीवन जो योजना है, इसका जो उद्देश्य था इन चीज़ों को वातावरण में किस प्रकार का इनका अवशेषण किया जाए, इनको किस प्रकार का निराकरण किया जाए, इस संबंध में ये योजना रही। अब देखिए दोस्तों, जो अगली जो योजना है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। अब ये किसान पेंशन योजना क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसका जो शुभारंभ हुआ था, इसका जो शुभारंभ हुआ था आपका 31 मई 2019 को इसका शुभारंभ हुआ था। और ये किन व्यक्तियों को ये मिल सकता है, इनकी आयु क्या सीमा होनी चाहिए, इनकी जो आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, यदि आप देखोगे जो 60 वर्ष की
की आयु पर न्यूनतम 3,000 रुपये आपको इसके अंतर्गत पेंशन दी जाएगी। ठीक है, जब आप बैंक में जाओगे तो आप इस प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का आप अपना इसको लागू कर सकते हैं अपने खाते में, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसके अंतर्गत किसानों के जो अंशदान के बराबर राशि ही सरकार पेंशन के निधि के रूप में ये जमा कर सकते हैं। देखिए, जो पेंशन निधि में ये जमा कर देंगे। अब जो किसान पेंशन जो योजना की यदि मैं बात करूँ, इसके अंतर्गत जो किसानों को अंशदान के बराबर, जो किसान को जो अंशदान प्राप्त होता है, जो अंश मिलता है, तो उसके बराबर यहाँ पर इसमें धनराशि पेंशन निधि में जमा करनी होगी। और जब 60 वर्ष की आयु हो जाएगी तो उस समय आपको प्रत्येक माह 3,000 रुपये की धनराशि इसमें प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अगली योजना के बारे में। यह जल जीवन मिशन क्या है? इसका जो शुभारंभ हुआ था, इसका 15 अगस्त 2019 को इसका शुभारंभ किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था जो जल जीवन मिशन का, तो 2024 तक का सभी ग्रामीण घरों में, जितने भी भारत में जितने भी ग्रामीण घर हैं, पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति हर घर में ये लगाया जाएगा और इनको प्रदान किया जाएगा। और जो इसका नारा दिया गया है, हर घर जल हर घर नल वाला जो ये कॉन्सेप्ट था सरकार का, ये कहीं ना कहीं धरातल में देखने को मिल रहा है। इसका शुभारंभ कब किया गया जल जीवन मिशन का? तो 15 अगस्त 2019 को इसका शुभारंभ किया था। इसका जो मेन उद्देश्य 2024 तक जो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो घरों में पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति करने सरकार करेगी, जिसके अकॉर्डिंग जो लोग दूर दूर से पानी लाते हैं उनको ये पानी लाने की समस्या का समाधान सरकार द्वारा किया, उसका निराकरण कर गया। और जो इसमें केंद्र सरकार द्वारा जो बजट जारी किया गया है, यदि हम इस बजट के बारे में बात करें तो 50,011 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें जारी किया गया है। 2021 के मध्य जो बजट था इस साल इसमें इतना पैसा आवंटित किया गया है। अब अगली योजना की यदि हम बारे में बात करें तो अटल भाषांतरण योजना के बारे में बात करते हैं। इसका जो शुभारंभ हुआ था, इसका शुभारंभ आपके दिसंबर 2018 को इसका शुभारंभ हुआ था। अब अटल भाषांतरण योजना का आता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आपको डिटेलिंग दिया नहीं है। तो इसमें का जो शुभारंभ पूछेगा दिसंबर 2018 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अब जो छठा नंबर की यदि हम बात करें, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के बारे में बात करें तो अब इसका क्या है, इसका जो अनुमोदन किया गया था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था। इसका जो अनुमोदन हुआ था 21 मार्च 2018 को इसको अनुमोदन किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था, जो 10.74 करोड़ ग्रामीण व शहरी परिवारों के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ देना है। लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को इस आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित एक कार्ड बनेगा जिसमें आप निःशुल्क अपना इलाज कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं दोस्तों, इसमें एक जो चीज देखने को जो महत्वपूर्ण रहेगी, 5 लाख रुपए की जो वार्षिक तक की स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए की वार्षिक तक की इसमें स्वास्थ्य बीमा का लाभ आपको मिलेगा, जिसमें 5 लाख तक का जो खर्चा आएगा स्वास्थ्य से संबंधित, वो सारा सरकार अपने आप इसका पेमेंट करेगी और निःशुल्क आपका क्या होगा, इसमें इलाज होगा। और यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या कहें जिनके परिवार में, यदि मैं कहूँ जिनके परिवार में 16 से 59 वर्ष की आयु का पुरुष या सदस्य ना हो, या इसमें जो शर्तें रखी गई हैं या सभी सदस्य इसमें विकलांग हो, या फिर देखिए कंडीशन, टर्म और कंडीशन इसमें किस प्रकार से रखे गए हैं, या भूमिहीन या बंधुत्व मजदूरी से मुक्त योजना के अंतर्गत इस पर जो कार्य कर रहे हों उनके लिए ये चीज़ें हैं। और हम यदि बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषी स्वास्थ्य क्या है कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आपको 5 लाख तक का निःशुल्क इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, जिसका नाम लिखा है आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण कार्ड योजना जो है। ये सभी लोगों ने, आप लोगों ने भी इसको बनाया होगा। अब बात करते हैं 7वें नंबर की योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो 7वें नंबर की जो योजना है वो निर्वाचन ब्रांड योजना है। 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो शुभारंभ हुआ था 2 फरवरी 2018 को इसको लॉन्च किया गया। पात्रता क्या है इसकी, इसमें कौन कौन पात्र हो सकते हैं? भारत का
नागरिक भारत में निम्नलिखित कोई भी प्रतिष्ठान भारतीय व्यक्ति का संघ इसके अंतर्गत ये रखा है जो भारत का नागरिक है और भारत में निगमित कोई भी प्रतिष्ठान हो या भारत में व्यक्तियों का जो संघ है वो इस निर्वाचन ब्रांड योजना का एक क्या है हिस्से के रूप में होगा और भुनाने हेतु राजनीतिक दल इसके पात्र होंगे और जिन्हें क्या होगा। अब भुनाने हेतु यदि हम बात करें इसके अंतर्गत जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस को भुनाने हेतु राजनीतिक दलों इसके अंतर्गत पात्र होंगे, जैसे आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी या अन्य दल जो भी हैं वो इसके पात्र होंगे, जिन्हें लोकसभा या विधानसभा के आम जो निर्वाचन होते हैं या चुनाव की यदि हम बात करें, यदि विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें कम से कम 1% मत प्राप्त हो, ठीक है, उनको इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। देखिए फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, निर्वाचन ब्रांड योजना क्या होती है 2018 में। अब इसके हम प्रावधान की बात करें, इसमें 1000 से 10,000 या 1 लाख से 1 लाख या 10 लाख तथा या 1 करोड़ के मूल्य के, ठीक है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान रखे गए। अब वैधता का क्या हो गया, अब निगमन की जो तारीख होगी, जो इसका निकासी का जो दिन होगा 15 दिन तक ये होगा और इसकी बाद की जो राशि होगी प्रधानमंत्री राहत कोष में ये जमा कर दी जाएगी, ठीक है। अब ये जो क्या है निर्वाचन ब्रांड योजना है इसके अंदर ये चीज़ें टर्म्स और कंडीशन रखी गई हैं। इसमें जो ब्रांड पर जो लेनदार या देनदार का क्या होगा, इसमें नामांकन इसमें नहीं होगा। इसमें जो व्यक्ति इसमें क्या है जो पैसा देता है और जो लेता है उसका किसी भी प्रकार का इसमें लेखा जोखा नहीं रखा जाएगा। और जो इसमें जो अधिकृत किया गया है जो जिन बैंकों को, तो उन बैंकों में जो अधिकृत बैंक है SBI इसके अंतर्गत अधिकृत की गई है और ठीक है। अब यदि हम बात करें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का जो प्रारंभ हुआ था, कभी क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री जो संपदा योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो ये दोस्तों मई 2017 को इसके अंतर्गत किया गया था। जो संपदा है इसमें स्कीम फॉर इमीडिएट प्रोसेसिंग या हम डेवलपमेंट की जो फॉरगेज और प्रोसेसिंग ये जो चीज़ है, अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूँ तो किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना इसका मेन उद्देश्य है। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान संपदा किसानों को संपन्न और सुरक्षित बनाना एक तरह का ये उद्देश्य है। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना और किसानों की आय को इसके अंतर्गत दुगनी करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और खाद्य से संबंधित चीज़ों को सुधरनी इसके अंतर्गत बनाना। और यदि मैं बात करूँ तो इसमें जो किसान भाई बहन हैं उनका क्या करना है, आय को दुगना करना इसका लक्ष्य है। और खाद्य जो प्रसंस्करण है, यदि हम खाद्य जो प्रसंस्करण क्षेत्र में ही इसमें क्या कर दी जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी। अब हम बात करें अगले पॉइंट की, यदि हम बात करें दोस्तों, जो अगला पॉइंट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिए 90 नंबर का जो राष्ट्रीय पोषक मिशन है उसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं, इसका जो शुभारंभ किया गया था 30 नवंबर 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो लक्ष्य रखा था, अब इसका जो लक्ष्य है क्या है, प्रधानमंत्री पोषण मिशन क्या है। देखिए इसके अंतर्गत जो ठिगनेपन के जो लोग होते हैं या अल्प पोषित जो बच्चे होते हैं, जन्म के समय ये जिन बच्चों का वजन कम होता है उन बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक जो कमी होती है, जिसके अंतर्गत रक्तचाप की यदि मैं बात करूं तो उसमें 3% जो वार्षिक कमी जो देखी गई है उसमें ठिगनेपन का जो अगर हम प्रतिशत की बात करें तो या फिर अल्प विकसित बच्चों की यदि हम बात करें वो 38.4% ये आज की स्थिति में है। और इसको ठीक है, इसको कम करना है अगर 2022 तक को, इसमें 25 तक इसको ये लाने का 25% इसको लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। अब अगर इसमें जो बात करूं, इसमें जो किस प्रकार से सरकार ने इसमें बजट का आवंटन किया गया है, इसमें 50% की जो धनराशि होगी वो सरकार और 50% की जो IBRD जो बहु
कहें ये संस्था है ये इसको देगी, या अन्य बहुपक्षीय जो दानकर्ता होगी या बहुपक्षीय जो बैंक होंगी वो उसके माध्यम से इसको दिया जाएगा। अब हम इसकी जो 50% की जो भागीदारी की यदि हम बात करें वो किस प्रकार से इसको डिवाइडेड किया गया है और किस प्रकार से इसमें होगा, जो 60% इसको केंद्र सरकार देगी और 40% इसमें राज्य सरकार का वहन होगा और 90% केंद्र सरकार, ठीक है, 10% विशेष राज्य के अंतर्गत इसको दिया जाएगा। अगर हम 100% केंद्र की यदि बात करें तो उसमें 0% प्रावधान में विधानमंडल वाले जो केंद्रीय शासित प्रदेश हैं वहाँ पर ये दिया जाएगा। देखिए अब राज्यों को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पहले ये समझना अत्यंत आवश्यक हो। 7% ये केंद्र सरकार देगी, जो राज्यों को सिर्फ राज्य सरकारों को जो 40% राज्य सरकार इसके अंदर देगी। अब देखिए जो विशेष रूप से जिन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त है वो वहाँ पर केंद्र सरकार 90% इसका धन आवंटन यहाँ पर होगा और 10% जो विशेष राज्य के अंतर्गत जो राज्य का जो दर्जा प्राप्त है वो इसका वहन करेगी। और जो बिना विधानमंडल वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर जो केंद्र सरकार होगी उसमें 100% यहाँ पर ये पैसा को खर्च करेगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा इसमें हम गौर करेंगे। भारत में बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण से संबंधित सर्व प्रमुख योजना जिसे समेकित कहें या फिर हम बात करें जो बाल विकास सेवा के अंतर्गत जो 1975 में जो आरंभ हुई थी, ठीक है, 1975 में जो आरंभ हुई थी जिसके अंतर्गत क्या किया गया था, जिसमें जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा या राष्ट्रीय पोषक मिशन या प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और राष्ट्रीय शिशु गृह या स्कीम आदि योजनाओं में इसके अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है यदि हम बात करें जो राष्ट्रीय पोषक मिशन, जो राष्ट्र के अंतर्गत जो पोषण की जो कमी है या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या उनमें किस प्रकार की कमी देखी जा रही है उसके अंतर्गत इसका निराकरण करना और जो ग्राफ जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उसको 2024 तक 125% लाने का ये प्रयत्न किया जा रहा है। अब बात करते हैं 10वें नंबर की जो योजना है गंगा माँ ग्राम परियोजना क्या है, इसमें इसको अभी हम आगे देखेंगे। जो गंगा ग्राम परियोजना है इसका जो शुभारंभ किया गया था 23 दिसंबर 2017 को नमामि गंगे के अंतर्गत इसका नामांकन किया गया था। इसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। प्रावधान क्या था, गंगा के किनारे जितने भी किनारे स्थित हैं जिसमें 4470, ठीक है, 4470 गाँवों को इसमें स्वच्छता के आधार पर विकसित किया जाएगा। इसका ये जो लक्ष्य है गंगा ग्राम परियोजना के अंतर्गत जो नमामि गंगे के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसमें जो नोडल एजेंसियां इसके अंतर्गत होंगी उसमें पेयजल स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसकी पूर्ण रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी, इसकी देखरेख की जाएगी, ठीक है। अब गंगा ग्राम परियोजना क्या है आपको स्मरण करा दिया है मैंने। अब देखिए 23 दिसंबर 2017 को नमामि गंगे के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था और इसी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया और प्रावधान क्या रखा गया, जो गंगा के किनारे जितने भी इस जो तट है ये किनारे हैं जिसमें 4470 गाँवों को इसमें इसके अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें स्वच्छता का जो मेन उद्देश्य है स्वच्छता को बनाए रखना है। गंगा के किनारे जितने भी है उसमें प्रदूषण ना हो, उसमें किसी प्रकार की गंगा मैली ना हो, स्वच्छ गंगा जिसे नमामि गंगे के रूप प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे रखा गया है। और कभी आता है कि नमामि गंगे के अंतर्गत जो एजेंसियों को जिसको रखा गया है उसमें पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जोड़ा गया है। अब बात करते हैं संकल्प और स्टाइडू योजनाएं क्या हैं इसके अंतर्गत देखेंगे। अब जो इसकी जो स्वीकृति हुई थी, इसकी जो स्वीकृति जो किया गया था, इसको जो लॉन्च करने की यदि बात करें 11 अक्टूबर 2017 को ये विश्व बैंक द्वारा इसको समर्थन मिला था, इसको समर्पित किया गया था। इसका जो संकल्प था, ठीक है, अब इसका संकल्प क्या था, आजीवन जो सर्वधन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान का जागरूकता इसके अंतर्गत है। अब जो संकल्प है कि यदि मैं बात करूं जो योजना थी इसके अंतर्गत आजीविका जो संवर्धन है उसके अंतर्गत कौशल को विकसित करना और अभिग्रहण कर और ज्ञान का जागरूकता इसके अंतर्गत ये फैलाना है, जिसमें ये चीज़ों के अंतर्गत केंद्र सरकार इसमें लगी है। अब जो स्टाई जो है जो स्कीम स्टाइडू
औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सशक्तिकरण को इसके अंतर्गत ये लाना था, क्योंकि हमारे देश में जो कौशल की या बात करूं या औद्योगिक संरक्षणों की बात करूं तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के लिए ये चीज़ें की गई। अब स्किल डेवलपमेंट इसके अंतर्गत किया जाना। अब स्किल कब डेवलपमेंट होगा, जब इस प्रकार की कंपनियों का औद्योगिकरण बहुत तीव्र गति से होगा, जिसमें कौशल हस्तनिर्मित जो सशक्तिकरण इसको आगे इसमें प्रोजेक्टों को इसमें लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है, इसमें हम थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे। इसका जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत जो डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये प्रति माह की इसकी छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें 920 छात्रवृत्तियाँ इसके अंतर्गत वितरित की गई हैं। अगर हम बात करें डाक टिकटों के प्रति जो अभिरुचि बढ़ाने का जो उद्देश्य था, यदि हम शोधकर्ता के प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति इसके अंतर्गत दी जाएगी। 920 छात्रवृत्ति इसके अंतर्गत दी गई थी, जो 500 रुपये प्रति माह इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के अभ्यर्थियों के लिए ये दी जाएगी, जो अभ्यर्थी हैं जिसका मेन उद्देश्य क्या रहा इसमें डाक टिकटों के प्रति, जो हमारा जो डाक टिकट है उन डाक टिकटों के प्रति जो बच्चे हैं उनकी रुचि को बढ़ाना है और इसके अंतर्गत जो शोध करना है कि भैया किस प्रकार से इसको डेवलप किया जा सकता है, हमारी जो डाक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप में इसको लाना। अब साथी पहल क्या है, इसमें हम देखते हैं। जो साथी पहल का जो शुभारंभ हुआ था 24 अक्टूबर 2017 को कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की ये संयुक्त ये पहल थी। इसके अंदर क्या थी इसमें देखते हैं, ये साथी। ठीक है, इसमें जो चीज़ों का जो महत्व है ये इसमें विद्युत मंत्रालय के जो अधीन ऊर्जा क्षमता जो स्किल है, और यह बात करें जो सेवा लिमिटेड है, ठीक है, उसके द्वारा थोक मात्रा में किया जा रहा है उस पर हम देखते हैं। ऊर्जा दक्षता पावर लूप या मशीनों या खरीदार जिन्हें लघु एवं मध्य पावर लूप इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। जो ऊर्जा दक्षता के पावर लूम में जो मशीनें खरीदना चाहते हैं या ये लघु एवं मध्य उद्योग में जो पावर लूम इकाइयों को क्या करना है बिना किसी अग्रिम लागत के ये इसके अंतर्गत दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले 14 नवंबर का ये योजना है, जिसमें संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के बारे में बात करूँ। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना का जो शुभारंभ हुआ था 13 अक्टूबर 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। इसका जो मेन उद्देश्य है प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हो उनको चिन्हित इसके अंतर्गत किया गया है, जिसका चिन्हित कर उन गाँवों के सभी परिवारों को, देखिए एक गांव को इसके अंतर्गत लिया गया, प्रत्येक जिले के कम से कम एक गांव को इसके अंतर्गत लिया गया, जिस गांव की जो जनसंख्या होगी वो 100 परिवार उस गांव के अंतर्गत रहने चाहिए, और ऐसे गांव को इसके अंतर्गत चिन्हित किया है। ठीक है, अब क्या किया गया, कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना है। प्रत्येक ग्राम के एक व्यक्ति को इस जो ग्राम जीवन बीमा पॉलिसी है इसके करानी है या कहीं आच्छादित इसको करना है, जिसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जितने भी हमारे जो सांसद हैं उन्होंने जो सांसद के रूप में जो आदर्श गांव को लिया गया है, इन ग्रामों के अंतर्गत भी इन व्यक्तियों को जो डाक जीवन बीमा पॉलिसी है उससे क्या करना है, उनको इसका लाभान्वित इसके अंतर्गत इनको करना है। अब बात करते हैं 15 नंबर का सौभाग्य योजना के बारे में बात करते हैं। इसका जो प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को इसका प्रारंभ हुआ था। क्या सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की यदि हम बात करें तो सौभाग्य योजना इसका मोटो है।
सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का जो सौभाग्य योजना के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, देश के ग्रामीण तथा शहरी सभी घरों में विद्युतीकरण इसको करना है, सभी घरों में विद्युत पहुंचानी है और कोई भी घर ऐसा ना रहे जहां पर विद्युत ना पहुंचे। जिस प्रकार से हर घर जल हर घर नल वाला जो कॉन्सेप्ट था, उसी प्रकार से हर घर विद्युत का ये उद्देश्य लेके चल रहे हैं हमारे देश के सरकारें। अब देश के जो ग्रामीण तथा शहरी सभी घरों में विद्युतीकरण करना है। कोई भी ऐसा परिवार न है जो कि अंधकार में रहे। गरीबी परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य परिवारों को 500 रुपये प्रति माह इसका भुगतान पर विद्युत कनेक्शन इसके अंतर्गत दिया जाएगा। जो गरीब परिवार हैं उनको निःशुल्क, जो अन्य थोड़ा मध्य वर्ग के जो परिवार हैं उनको 500 रुपये का इसके अंतर्गत भुगतान विद्युत कनेक्शन इसके लिए दिया है। अब परिचालन क्या है? रूरल जो इलेक्ट्रॉनिक फिजिफिकेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC द्वारा इसको किया गया है। इसका जो लक्ष्य रखा गया 3 करोड़ घरों को विद्युतीकरण करने का भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण ये योजना है, कई दफ़े ये एग्जाम में पूछे गई है, इसलिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है? इसकी जो शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था। देखिए, इसके अंतर्गत महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या था, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उन माताओं के जो प्रथम बच्चे के जन्म पर क्या है पोषण संबंधी ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए 5,000 रुपये इसमें नगद दिए जाएंगे। जितनी भी महिलाएं गर्भवती हैं या पहला बच्चा जिनका है, जो दूध पिलाती हैं, उन महिलाओं को उनके पोषण के लिए, उसके बच्चे के पोषण के लिए ज़रूरत चीज़ों के लिए 5,000 रुपये इसमें सरकार देगी। देखिए, 1,000 रुपये की ये पहली किस्त गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण के समय इसमें दी जाएगी और जो दूसरी किस्त जो मिलेगी 2,000 रुपये की, जो दूसरी किस्त है वो गर्भावस्था के 6 माह बाद ये किस्त कम से कम एक प्रसव के समय ये दी जाएगी। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने के लिए, तो इसमें जो पूरी तरीके से जांच के बाद ये जो पैसा इसको दिया जाएगा और जो तीसरी किस्त इसमें मिलेगी 2,000 रुपये प्रति जो किस्त मिलेगी। तीसरी जो किस्त बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर ये आपको ये पैसा दिया जाएगा। देखिए, 5,000 रुपये का इसके अंतर्गत दिया है। पहले किस्त में आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, दूसरी किस्त में 2,000 रुपये, तीसरी किस्त में भी 2,000 रुपये इसके अंतर्गत आपको सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो अगली योजना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये योजना है। इस योजना की यदि हम बात करें दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री वत्स्य वंदना योजना है। वही योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया है। 60 वर्ष या उससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये पेंशन योजना इसके अंतर्गत ये योजना है। अब ये 31 मार्च 2023 तक इसे LIC के माध्यम से इसे दिया जाएगा। LIC को इसका रूप में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। अब जो 18 नंबर की जो योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, माँ कार्यक्रम का शुरुआत, कभी क्वेश्चन आता है माँ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो 5 अगस्त 2016 को माँ कार्यक्रम की योजना का शुरुआत किया गया था। इसमें क्या है, जो स्तनपान के लाभ के बारे में इसमें जागरूकता लानी है। अब देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसे होती हैं जब बच्चा जन्म होता है तो अपना वो बच्चे को स्तनपान कराने से मना करती थी, या अपने शरीर की बनावट को बनाने के लिए या कहें अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए स्तनपान कराना बंद करा देती हैं। तो माँ कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि जो स्तनपान कराने के लाभ के बारे में बताएं कि स्तनपान कराने से किस प्रकार का लाभ होता है, बच्चे को किस प्रकार की इसमें बीमारियों से दूर होते हैं, ये सारी कुछ इसके अंदर रखा गया है। अब 19 नंबर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। इसकी घोषणा जो की गई थी दोस्तों 13 जनवरी 2016 को, खरीफ की फसल 2016 से ये प्रभावी रूप से ये लागू है। अब इसमें क्या किया गया था दोस्तों, प्राकृतिक आपदाओं में या कीटों या बीमारियों से फसलों की जो क्षति की स्थिति में ये वित्तीय सहयोग होगा। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री फसल योजना का जो मेन उद्देश्य है, मान लीजिए जब कोई किसान द्वारा जब फसल उगाई जाती है, खरीफ की फसल 2016 से ये तो प्रभावित थी, तो इसमें जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे ओलावृष्टि हो जाती है या बाढ़ आ जाती है, जब फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, तो इसका जो भुगतान होते हैं
जितनी लागत किसान की लगी रहती है तो वो सारे वो भुगतान ये केंद्र सरकार इन किसानों को देती है, या कहें जब कीट पतंग फसलों को नष्ट कर देती है या अन्य प्रकार से यदि फसलों को क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो इसकी क्षति की स्थिति में जो वित्तीय सहयोग इसमें दिया जाएगा। जो किसानों द्वारा देय जो प्रीमियम होगा, जो किसानों द्वारा जो प्रीमियम दी जाती है उसकी खरीद में 2% इसमें दी जाएगी, और रबी की फसल में 1.5% इसमें, वाणिज्य बागवानी में 5% इसमें दी। और जो केंद्र सरकार द्वारा में जो इसमें बजट का प्रावधान किया गया था 16,000 करोड़ रुपये का, जो 21 और 22 के लिए ये प्रावधान किया गया था। अब 20वें नंबर की जो योजना की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है योजना है ये कि प्रधानमंत्री कृषि योजना कब इसका अनुमोदन कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को इसका अनुमोदन किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 21वें नंबर की जो योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसमें क्या किया गया था दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इसमें देखने को आप मिलेगा जो इसका जो शुभारंभ किया गया था 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें स्वच्छ धारा खेत हरा ये नारा इसमें दिया गया था। स्वच्छ धारा और खेत हरा ये इसका मूल मंत्र था। अब बात करते हैं इस योजना से आप सभी लोग परिचित होंगे। देखिए मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी, इसका जो प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया को लाया गया था। इसका जो लक्ष्य था 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में क्या कहते हैं विनिर्माण या क्षेत्र में जो हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% इसका करना इसका लक्ष्य था, और 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार इसके अंतर्गत सृजित करने का ये लक्ष्य रखा गया। तो मेक इन इंडिया के तहत जो केंद्र सरकार ने ये कहा कि जब हम मेक इन इंडिया को लाएंगे तो लोग अपने आप घरेलू चीज़ें बनाएंगे या अपनी लघु उद्यम लगाएंगे, और इसके अंतर्गत जो विनिर्माण क्षेत्रों में इससे हिस्सेदारी जो रहेगी सरकार की जो 16% से इसको बढ़ाकर 25% इसके अंतर्गत कर दी। और इसका जो टारगेट रखा गया था 100 मिलियन के अतिरिक्त इसमें रोजगार को सृजन करने का ये लक्ष्य इसके सरकार द्वारा रखा गया था। अब यदि हम बात करें जो अगली योजना की, यदि हम बात करें तो अगली योजना जो सरकार द्वारा की गई थी ये थी दीनदयाल उपाध्याय श्रमोत्तर जयते। इसके अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत जो प्रारंभ किए थे 16 अक्टूबर 2014 को श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता औद्योगिक विकास का ये मूल मंत्र इसके अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अब ये जो योजना है इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। स्टैंड अप इंडिया, अब इसका जो प्रारंभ किया गया था 15 अगस्त 2015 को इसको लाल किले के माध्यम से यहाँ पर इसको क्या किया गया था, इसका प्रारंभ किया गया था। और इसकी जो घोषणा हुई थी 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से इसका शुभारंभ किया गया था। इसको जो लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2016 को स्वतंत्रता दिवस के समय इसकी घोषणा की गई थी, और 5 अप्रैल 2016 को नोएडा से इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत सभी जो वाणिज्य बैंकों के प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति तथा एक महिला ऋण गृहिणी को 10 लाख से 1 करोड़ तक का इसमें ऋण देने का प्रावधान किया किसी नव उद्यम हेतु। यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है या जनजाति का व्यक्ति है या तथा इसके अंतर्गत एक महिला जो ऋण ग्रामीणी को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, जो 10 लाख से 1 करोड़ तक का इसमें आपको सरकार ऋण देगी स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत किसी एक नए उद्यम के लिए। जब कोई आप एक नए उद्यम को लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए ये आपको क्या देगी, ऋण प्रदान करेगी। अब बात करते हैं 25वें नंबर की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसका जो शुभारंभ था 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में इसे मनाया गया है। और 26वें नंबर की यदि हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोटो देश में चल रहा था, या केंद्र सरकार या अन्य राज्यों सरकारों द्वारा भी इस नारे को बुलंद किया जाता है, या कहें इस योजना को धरातल पर उतारा गया था। इस धरातल में इसका जो अगर प्रारंभ की यदि बात करें 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना का प्रारंभ हुआ था। इसका जो लक्ष्य लिखा था लिंगानुपात को बढ़ाना था। जी, लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, और इस लक्ष्य को बढ़ाना था, 1000 से ऊपर का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखना था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शहरी है। इसका जो प्रारंभ किया गया था 25 जून 2015 को इसका प्रारंभ किया गया था। इसका जो लक्ष्य रखा था 2022 तक सभी शहरी गरीबों को
जो शहर में जो गरीबी है, सभी शहरी गरीबों को आवास देने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। जो झोपड़पट्टी में जो रहते हैं उनको पक्के मकान इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। और 28 नंबर की जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अंतर्गत क्या किया गया था, इसके जो शुभारंभ हुआ था 20 नवंबर 2016 को, इसको भी लॉन्च किया गया था। लक्ष्य था 2022 को सबको मकान दिए जाएं। या अगर इसका वित्तीय जो इसका पैसे का जो था, यदि हम बात करें क्षेत्र, जो मैदानी क्षेत्र में जो प्रति इकाई 1.2 लाख वर्ग के अंतर्गत, या कहें पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख लोगों को इसमें लाभान्वित इसके अंतर्गत किया जाना। और जो केंद्र और राज्य की इसके अंतर्गत जो भागीदारी, जो हिस्सेदारी रहेगी, देखिए केंद्र सरकार की तरफ ये 60% और राज्य सरकार के अंतर्गत ये 40% मैदानी और क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए मैदानी क्षेत्रों में 60% कौन देगा, केंद्र सरकार 40% राज्य सरकार देगी। और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर 90% की जो धनराशि का जो वहन होगा वो केंद्र सरकार देगी, और 10% ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो राज्य होंगे वो इसके अंतर्गत देंगे। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन क्या है, इसका जो शुभारंभ हुआ था 21 फरवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। लक्ष्य क्या था, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना था। जो इसका जो लक्ष्य रखा गया था 300 ग्रामीण जो कला स्टैंडों या कलाकारों को इसके अंदर विकसित करना था। ठीक है, कल स्टैंडों का इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, विकास किया जाना था। अब बात करते हैं अगली अंतिम योजना के बारे में बात करते हैं, उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना इसका संपूर्ण नाम है। अगर हम प्रारंभ के बारे में बात करें 20 नवंबर 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका जो लक्ष्य था विद्युत वितरण कंपनियों को डीकॉम का आर्थिक सुधार इसके अंतर्गत लाना था। क्रियान्वयन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाए। इसकी जो योजना का जो शुभारंभ किया गया, तो जो योजना को झारखंड इस योजना में सम्मिलित होने वाला पहला देश का ऐसा पहला राज्य बना। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आपके एग्जाम के लिए कहीं पर भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।